मैं पूरे तरीके से जो स्टूडेंट्स के ऊपर यह बर्बरता हुई है उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और स्टूडेंट की जो लड़ाई है, उनके पढ़ने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट होने का मतलब होता है देश का एक जिम्मेदार नागरिक होना, और जिम्मेदार नागरिक का यह फर्ज होता है कि देश के संविधान पर यदि कोई हमला हो तो नागरिक होने के चलते वो अपने संविधान की रक्षा करें, यह उनका कर्तव्य है। इस कर्तव्य के साथ कैंपस के अलग अलग लोग, अलग अलग कैंपस के लोग आज अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं। उस आवाज़ को अपना समर्थन देने के लिए और उस आवाज़ से समर्थन लेने के लिए आज मैं यहाँ आया था। एक सवाल ये भी है कि जामिया में पुलिस ने कार्रवाई की, 10 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई छात्र शामिल नहीं है, तो सवाल ये उठा कि फिर छात्रों के साथ बर्बरता क्यों, क्या कहना है आपका? देखिए, बार बार विद्यार्थियों को बदनाम किया जाता है। आप हर कैंपस का एग्जाम्पल उठा करके ले लीजिए। हर बार कैंपस को इस देश में कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है और विद्यार्थियों को हिंसक बताने की एक साजिश रची जा रही है। जबकि हर कैंपस में विद्यार्थी अपने हक और अधिकार को लेकर के जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, अचानक से पता नहीं क्या होता है, एक ऐसा मुद्दा आता है जहां से उनके पूरे सवाल को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जेएनयू के आंदोलन के दौरान विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने कुछ अपशब्द लिखने का मुद्दा उठ गया था, और आज जब जामिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बस चलाने का मुद्दा उठ गया था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मामला ये सरकार का मामला है। दरअसल ये जिम्मेवारी अमित शाह जी की जिम्मेवारी है कि देश में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, इस पे देश के गृह मंत्री जवाब दें। और जब ये सामने आ गई है यह बात कि छात्र उसमें शामिल नहीं है, तो जानबूझ करके उन छात्रों को टारगेट किया गया है, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया गया है। अगर बस पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको जलाना गलत है, तो लाइब्रेरी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसको भी तोड़ना गलत है। दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट अपनी दी है जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जामिया के कैंपस के अंदर से पत्थरबाजी हुई थी और वहाँ से जो है पेट्रोल बम जो है उससे हमला हुआ था। दिल्ली की पुलिस ने मेरे खिलाफ चार्जशीट किया। आप कह रहे हैं कि जामिया में पत्थरबाजी हुई थी, उन्होंने कहा था कि जेएनयू में नारेबाजी हुई थी। और उस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस इतनी काबिल है कि उस चार्जशीट को करने से पहले परमिशन लेना होता है, यह बात वो भूल गई। तो पुलिस आज हमारे देश में किस तरीके से काम करती है, इस बात को आप जानते हैं। जैसे ही हुक्मरान बदलते हैं वैसे ही पुलिस की भाषा बदल जाती है। हमारी लड़ाई का एक हिस्सा यह भी है कि हमारे देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में काम ना करें, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, उनको किसी भी तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर रखा जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज की राजनीति में कहीं ना कहीं कभी इस देश की सेना को ये लोग लेकर के आ जाते हैं, कभी चुनाव आयोग को, कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, अभी दिल्ली पुलिस का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि जब इसी दिल्ली पुलिस के ऊपर हमले हो रहे थे तो एक बयान सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस के पक्ष में नहीं बोला गया। हम लोगों को ये प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा कि कानून अपना काम निष्पक्ष तरीके से करे, उसी में कानून का भी भला है और देश का भी भला है। पूरे देश में प्रतिरोध मार्च है। सर, विपक्ष आपने भी कहा कि कमजोर है, बिखरा हुआ है, सरकार अड़िग है कि यह फैसला पे कोई पुनर्विचार नहीं होगा। देखिए, दो तरह का विपक्ष है। एक वो विपक्ष है जो संसद में है, दूसरा वो विपक्ष है जो सड़क पे है। तो जो संसद का विपक्ष है, स्वाभाविक रूप से वो लोग चुनाव लड़ते हैं तो सीट का कैलकुलेशन होता है, गठबंधन होना और नहीं होना ये सवाल होता है। लेकिन जो सड़क का विपक्ष है, इसको चुनाव नहीं लड़ना है, इसको देश बचाना है, इसको संविधान बचाना है। इसलिए यहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। तो सड़क का विपक्ष एकजुट है और संसद का विपक्ष बिखरा हुआ है। आज इस देश में लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो गई है। जो लोग सीएए का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देश के खिलाफ हैं, और जो उसके खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हैं वो इस देश के साथ हैं। उसके पक्ष में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं। और उसके खिलाफ में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दरअसल देश के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये अब लड़ाई जो है भाजपा वर्सेज अपोजिशन का नहीं है, ये सरकार वर्सेज विपक्ष का नहीं है। अब ये सीधे तौर पे सरकार वर्सेज देश का मामला बन चुका है। लेकिन गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है लोगों को। गृह मंत्री कह रहे हैं, बताइए। उनके बॉस जो हैं प्रधानमंत्री भी कहते हैं, नोटबंदी के वक्त भी कहे थे,
हर वक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री क्या कहे थे कि नोटबंदी होगा, काला धन वापस आ जाएगा। प्रधानमंत्री कहे थे ना, 50 दिन का समय भी मांगे थे, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या रुक जाएगी। तो नोटबंदी के बाद पुलवामा की घटना कैसे हो गई, नक्सलवाद की घटनाएं कैसे हो रही हैं, काला धन वापस क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, जीव में कोई हड्डी नहीं होता है, तो जो मन करे बोल दीजिए। अगर उनको पद की गरिमा होती, जो पद की गरिमा होनी चाहिए, अगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं तो बार बार भरोसा मांगने की जरूरत नहीं है। देश की जनता ने ऑलरेडी उनको भरोसा दे दिया है, उनको 303 सीट दे दिया है, दूसरा बार प्रधानमंत्री बनाया है। उनको ये समझना चाहिए कि देश की जनता उनके ऊपर भरोसा करती है, उनके ऊपर फेथ करती है। उनको होलोग्राम दिखाने का जरूरत नहीं है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला मामला नहीं है। पहले पे लोगों को विश्वास है, लेकिन उस विश्वास को वो खुद ही तोड़ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई नीति वो लाते हैं तो बड़ा बड़ा बात करते हैं और होता वही है फुस। उस नीति के आ जाने के बाद वही है। सीएए के बारे में जो बात बोली जा रही है वह बात झूठ बोली जा रही है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। वो यह बात नहीं बोल रहे हैं और पहले बोले हैं, वो यह बात नहीं बोल रहे हैं कि उनका कभी भी ये प्लान था कि वो पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे, ठीक बात है। उसके साथ साथ वो ये नहीं कह रहे हैं कि सीएए पूरे देश में एनआरसी लागू करने के लिए लाया गया है। तो उसमें दो चीज जो वो बोल रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 देश के नागरिकों के ऊपर लागू होता है, तो एनआरसी जो है वो तो पूरे देश के नागरिकों को अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा ना। तो देश के नागरिक परेशान होंगे। चोर पकड़ने के लिए आप गांव में आग लगा देना चाहते हैं, ये गलत तरीका है, ये देश को परेशान करने का तरीका है। दूसरा इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कह रहे हैं कि सीएए से बाहर से जो नागरिक आएंगे उनके लिए है, नागरिकता देने की बात है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि एनआरसी का जो आसाम का एक्सपीरियंस है बीजेपी का, जिसमें वो बुरी तरह से फंस गई कि 19 लाख में से 15 लाख गैर मुस्लिम निकल करके आ गए, तो पूरे देश में करोड़ों लोग निकल करके आते जिसको वो अपना वोट बैंक समझते हैं। तो उसके लिए ये पूर्व की तैयारी की गई है कि जब पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा तो सीएए के द्वारा वो इसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो अपना वोट बैंक प्रोटेक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं।